प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम सल्तनत कालीन आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सल्तनत कालीन कृषि, उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था। तो सल्तनत कालीन आर्थिक जीवन में जो सबसे पहला आता है वो है कृषि। मुसलमानों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था। खेती प्राचीन ढंग से की जाती थी। खेती के लिए परंपरागत औजारों का प्रयोग किया जाता था, जैसे हल हैं, बैल हैं, हंसिया है काटने के लिए आदि उपकरण काम में लिए जाते थे। सिंचाई के लिए नहरें बहुत कम थी। कृषि जो है मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती थी। यद्यपि दिल्ली के सुल्तानों ने खेती की उन्नति के लिए अनेक प्रयास किए। फिरोज तुगलक ने, जैसे हमने देखा पिछले अध्याय में, उसने कृषि के लिए, सिंचाई के लिए अनेक नहरें बनवाई थी। साथ ही उसने दिल्ली के आसपास विभिन्न फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए थे। अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद मुस्लिम शासकों ने यहाँ मध्य एशिया में पैदा की जाने वाली फसलें विकसित की। भारत में आलू, अंगूर तथा तरबूज पैदा किए जाने लगे। यद्यपि खेत जोतने के लिए अब भी हल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसमें लोहे के तीखे फाल का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे जमीन को गहराई से खोदा जा सके। इससे स्पष्ट है कि इस काल में कुछ नई फसलें पैदा करने के अतिरिक्त खेती की प्रौद्योगिकी जो है, खेती का करने का जो तरीका है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। जैसे अनाज को भूसे से अलग करना, तो इस तरह की जो बातें थी वो प्राचीन काल में जो चली आ रही थी उसी प्रकार की सल्तनत काल में भी थी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उद्योगों के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं वस्त्र उद्योग। उद्योगों में वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग तथा मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाने के उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्तनत काल में गांवों व शहरों में कारीगर शिल्पी अपने अपने पुराने पेशे को कायम रखे हुए थे। इनमें औजार भी पुराने ढंग के थे और उनमें विशेष प्रकार का तकनीकी विकास नहीं हुआ था। अधिकांश उद्योग स्थानीय रूप में थे, जो पिता से पुत्र को स्थानांतरित किए जाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। इसी कारण देश के कई शहर व क्षेत्र अपने विशिष्ट श्रेष्ठ उत्पादों के लिए विख्यात हो गए थे। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा कई शाही कारखाने फारस के ढंग पर स्थापित किए गए थे, जो शाही और दरबारी लोगों तथा कुलीनों की जो जरूरतें थी सामान की, उसकी आपूर्ति किया करते थे। इनमें सुनार हैं और रेशम तैयार करने वाले, कसीदाकारी करने वाले, मलमल और पगड़ी बनाने वाले कारीगर मुख्य थे। हम बात करते हैं वस्त्र उद्योग के बारे में। ये प्राचीनतम उद्योग था और सल्तनत काल का भी सबसे प्रसिद्ध उद्योग था। इसके मुख्य केंद्र बंगाल, बनारस, गुजरात, उड़ीसा तथा मालवा थे। सूरत, काम्बे, पटना, बुरहानपुर और बाद में दिल्ली, आगरा, लाहौर और मुल्तान के मुख्य शहर भी इस वस्त्र उद्योग का केंद्र बन गए थे। नए प्रकार के कपड़ों में बैरामी, शान बफ, शीरी बफ और कत्तने रूमी आदि की शुरुआत हो चुकी थी। ढाका में भी ढाका की जो मलमल है वो पूरे विश्व में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। लाहौर तथा लखनऊ की चिकन बहुत प्रसिद्ध थी। जौनपुर विशेष प्रकार के दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, जो आज भी मशहूर है। कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद, कश्मीर, पटना व बनारस रेशम उद्योग के मुख्य केंद्र थे। रेशमी सुनहले सोने व चांदी के सूतों से सूरत में दरियां तैयार की जाती थी। रेशम उद्योग के अतिरिक्त कश्मीर, काबुल व पश्चिमी राजस्थान में ऊन तैयार करने के भी प्रसिद्ध केंद्र थे। सल्तनत काल में रंगाई उद्योग भी प्रसिद्ध था। रंगने का उद्योग, लाहौर उसके आसपास जो है नील का उत्पादन होता था। दिल्ली जो है सूती वस्त्र के रंगने में, विशेष रूप से बांधनों की रंगाई के लिए प्रसिद्ध हो गया था। हम बात करते हैं धातु उद्योग के बारे में। भारतीय पहले से ही लोहा, पीतल, चांदी आदि धातुओं का प्रयोग करते थे। तलवारों व बर्छों के निर्माण के लिए उत्तम प्रकार के इस्पात का प्रयोग किया जाता था। श्रीनगर, लाहौर, आगरा, मुल्तान, भड़ोच, ढाका तथा चटगांव ऐसे केंद्र थे जहां पर नावें, रथ तथा लकड़ी की अन्य वस्तुएं बनाई जाती थी।
इसके बाद बात करते हैं हम कागज उद्योग के बारे में। सल्तनत काल में कागज के निर्माण का उल्लेख मिलता है। अमीर खुसरो ने कोरे तथा रेशम की भांति शमी और सीरियन कागज के निर्माण का उल्लेख किया है, जो दिल्ली में बनता था। बहुसंख्यक हस्तलेखों से भी कागज की उपलब्धता का प्रमाण मिलता है। सल्तनत काल में सियालकोट मानसिंदी व खरपुरी कागजों के लिए विख्यात था। खरपुरी कागज को इसकी रेशमी बनावट, श्वेत रंग तथा टिकाऊ होने के कारण बहुत पसंद किया जाता था। लाहौर व आगरा में स्थापित शाही कारखाने भी कागज का उत्पादन करते थे, लेकिन सर्वोत्तम प्रकार का जो कागज है वो कश्मीर में बनाया जाता था। विभिन्न प्रकार का कागज विभिन्न कामों के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे शोभा युक्त कागज का प्रयोग शाही फरमानों के लिए किया जाता था। टिकाऊ कागज का प्रयोग व्यापारियों और दलालों के लेखों में प्रयोग किया जाता था, तथा मोटे कागज का प्रयोग जो है जिल्दसाजी में होता था। सामान्यतः बड़े नगरों प्रांतों के बाहर कागज बनाने के गांव होते थे, जिन्हें कागजी मोहल्ला कहा जाता था। इसके बाद पढ़ते हैं हम सल्तनत कालीन चमड़ा उद्योग के बारे में। सल्तनत काल में चमड़े के विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते थे, जैसे घोड़ों के लिए काठी तथा लगाम, तलवार के लिए म्यान, जूते तथा पानी की मशक आदि बनाए जाते थे। चमड़े का उपयोग विदेशों को निर्यात की जाने वाली चीनी की पैकिंग में भी होता था। सिंध में बने चमड़े के सामान सर्वोत्तम माने जाते थे। दिल्ली में भी जो चमड़ा उद्योग है वो संपन्न अवस्था में था। कांबे की चप्पलें जो है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। गुजरात सोने व चांदी की कड़ी चमड़े की चटाइयों के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं चीनी उद्योग के बारे में। सल्तनत काल में जो है चीनी उद्योग भी काफी प्रसिद्ध उद्योग था, क्योंकि भारतीय लोग शुरू से ही मीठे के शौकीन थे। यह गन्ने से चीनी तैयार की जाती थी, और गन्ना जो है बंगाल, आगरा, लाहौर और मालवा में बड़ी मात्रा में उगाया जाता था। उत्तम प्रकार की चीनी लाहौर, आगरा, दिल्ली, बयाना तथा कालपी में बनाई जाती थी। हम बात करते हैं सल्तनत कालीन मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग तथा इसके साथ ही खिलौने बनाने का उद्योग। सल्तनत काल में मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे। बुरहानपुर, वेल्लोर तथा महरई चमकीले बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। सल्तनत काल में मिट्टी की मूर्तियां बनाने के उद्योग का पतन हुआ, क्योंकि इस्लाम में आदमी और जानवरों की मूर्तियां बनाने का निषेध किया गया था। हम बात करते हैं सल्तनत कालीन व्यापार वाणिज्य के बारे में। सल्तनत काल में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का जो व्यापार है वो उन्नत अवस्था में था। पुराने समय से ही भारत के विभिन्न देशों से व्यापारिक संबंध थे। देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद जो सामान बचता था उसको यहाँ से निर्यात कर दिया जाता था। देश में व्यापार के लिए अनेक सड़कें और रास्ते थे, जो सरकार द्वारा सुरक्षित रखे जाते थे, क्योंकि ये सड़कें जो है युद्ध के समय सेनाएं यहाँ से गुजरती थी, और साजो सामान जो है युद्ध के समय यहाँ से पहुँचाया जाता था सड़कों के द्वारा। व्यापार में हम बात करते हैं सबसे पहले विदेशी व्यापार की। सल्तनत काल में भारत का जो विदेशी व्यापार है वो प्रशांत महासागर तथा भूमध्य सागर के देशों तक फैला हुआ था। अरब यात्री और सौदागर भारत के माल को इन देशों में ले जाकर बेचते थे तथा बाहर से माल को देश में लाते थे। मुल्तान और कश्मीर होकर एशियाई देशों से थलमार्ग द्वारा व्यापार होता था। लाहौर, मुल्तान, लहारी बंदर, कांबे, पटना और आगरा आदि में बड़े बड़े बाजार बने हुए थे, जहां विदेशी वस्तुएं आती थी तथा बाद में यहां से इन वस्तुओं को देश के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता था। विदेशी व्यापार दो मार्गों से होता था। पहला समुद्री मार्ग से होता था और दूसरा थल मार्ग से होता था। समुद्री व्यापार पर अफ्रीकी व्यापारियों का एकाधिकार था। भारत को पश्चिमी देशों से मिलाने वाले दो समुद्री मार्ग थे। पहला जो है वो फारस की खाड़ी से होकर जाता था, और जो दूसरा है वो लाल समुद्र से होकर जाता था। लाल समुद्र का जो मार्ग है वो चट्टानों के कारण और कोहरे के कारण दुष्कर था, अतः अधिकांश जो व्यापार होता था समुद्री मार्ग से वो फारस की खाड़ी के द्वारा होता था। यह माल इराक में बगदाद से चीन में कैंटन तक जाता था। अरब के महान यात्री इब्न बतूता को अदन में हिंदू सौदागरों के बहुत से जहाज मिले थे। यहीं से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्री तट, दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को भेजा जाता था।
इन बंदरगाहों से भारतीय माल चीन, लंका व इंडोनेशिया को जाता था। भारत में अनेक महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जहां विश्व के विभिन्न भागों से व्यापारी बड़ी संख्या में आते थे। इनमें पश्चिमी सीमा पर लहारी बंदर जो सिंध में था, गुजरात में कैम्बे, गोवा तथा पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम, पुलिकट तथा बंगाल में हुगली, सतगांव व चटगांव उल्लेखनीय बंदरगाह थे। अरब व फारस के जहाज यहाँ से कपड़ा, नील, सुगंधित पदार्थ, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम तथा काली मिर्च ले जाते थे। पश्चिमी देशों में भारतीय सूती कपड़े की विशेष मांग थी। विदेशों से भारत में सोना, चांदी आदि का आयात किया जाता था। अब बात करते हैं थल मार्ग से होने वाले विदेशी व्यापार की। समुद्री मार्ग के अतिरिक्त तो स्थल मार्ग से भी भारत का विदेशों से व्यापार होता था। स्थल मार्ग से सीमांत देशों से भारत का व्यापार होता था। मंगोलों के आगमन के साथ में ही इस स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार में वृद्धि हुई। भारत मध्य एशिया से और अफगानिस्तान से सूखे मेवे, ताजे फल, लाल पत्थर, सोना, चांदी आदि मंगवाता था। घोड़ों का आयात मुख्य रूप से किया जाता था। तुर्किस्तान में अजाक के लोग जो है भारत को निर्यात करने के लिए ही घोड़े पालते थे। अरब यात्री इब्न बतूता ने लिखा है कि होर्मुज, अदन, क्रीमिया तथा अजाक से अच्छी नस्ल के घोड़े भारत भेजे जाते थे। भारत व काबुल के बीच बड़ा व्यापार होता था। भारत कपड़े, कंबल, चीनी, नील, जड़ी बूटियां, अफीम का निर्यात करता था तथा बदले में फल, घोड़े, सोना, चांदी मंगवाता था। इन सबसे पता चलता है कि सल्तनत काल में जो है व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। समस्त देशों से व्यापारी भारतीय बंदरगाहों पर आते थे और यहाँ से जड़ी बूटियां, वस्त्र, मसाले आदि के एवज में भारी मात्रा में सोना, चांदी यहाँ देते थे। इसी कारण भारत में विपुल मात्रा में सोने चांदी के भंडार इकट्ठे हुए थे, जिन्हें विदेशी आक्रमणकारियों ने बाद में लूटा। जो हम महमूद गजनवी और जो है इन्होंने भारतीय मंदिरों को लूटा था।